पैसे को लेकर चिंता, मतलब कभी ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट देखने का भी मन नहीं करता। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, ये बहुत आम बात है। तो सवाल यह है कि क्या कोई सीधा सरल रास्ता है इसे निकलने का, कोई प्रैक्टिकल तरीका? हम्म। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। और हमारी चर्चा का बेस है ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस पर्सनल फाइनेंस किताब द बेयरफुट इन्वेस्टर, स्कॉट पैप ने लिखी है। हाँ, काफी पॉपुलर है वो। हमारे पास ना इसके ऑडियो बुक सारांश के कुछ खास हिस्से हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो मेन आइडियाज हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनको समझें। बिल्कुल। मकसद बस इतना है कि पैसे को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिले, शायद थोड़ी शांति भी। और ये जानना भी जरूरी है कि ये किताब क्यों इतनी अलग मानी जाती है। जो नॉर्मल फाइनेंस गाइड होती है ना, हाँ, वो तो काफी भारी भरकम होती हैं। बिल्कुल, उनमें भाषा मुश्किल, सलाहें जटिल, पर ये किताब, इसकी भाषा बहुत सीधी है और ये एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम देती है। अच्छा। हाँ, इसका वादे सिर्फ ये नहीं कि पैसा मैनेज हो जाएगा, बल्कि ये कि पैसे की चिंता से मुक्ति मिलेगी ताकि जिंदगी बेहतर जी सकें। मतलब फाइनेंस को आसान बनाने की कोशिश है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर इसका राज क्या है, मतलब कैसे करती है ये किताब ये सब? देखिए, जैसा कि आपने कहा, सारांश बताता है कि सब कुछ दो मेन आइडियाज पर टिका है, बकेट्स और डेट्स। बकेट्स और डेट्स, ठीक है। पहले ये बकेट्स क्या है, इन्हें समझते हैं। किताब कहती है कि अपने पैसे के लिए 3 आसान बकेट बनाने चाहिए। हाँ, ये बकेट सिस्टम ना पैसे के मैनेजमेंट को बहुत सरल कर देता है, बहुत ही सिंपल। कैसे? कौन कौन से बकेट है ये? पहला है ब्लो बकेट। ब्लो बकेट। हाँ, ये वो पैसा है जो रोजमर्रा के खर्चों के लिए है, जरूरतों के लिए, और हाँ, थोड़ी मौज मस्ती के लिए भी, मतलब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग वाला पैसा। अच्छा, मतलब बिंदास खर्च करो वाला। हाँ, कुछ हद तक सोच समझकर, पर बिना अपराध बोध के। फिर दूसरा है मोजो बकेट। मोजो, ये कैसा नाम है? हाँ, मोजो, ये आपका सेफ्टी नेट है, एक इमरजेंसी फंड, ताकि अगर अचानक कोई मुश्किल आ जाए, जैसे नौकरी चली गई या कोई मेडिकल खर्चा, हाँ। तो आप फाइनेंशियली पटरी से ना उतरें। यह आपका सुरक्षा कवच है। ये तो बहुत जरूरी है। और तीसरा? है ग्रो बकेट। ग्रो, इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, लंबी अवधि में आपकी संपत्ति बनाना, मतलब आपके भविष्य के लिए निवेश। ब्लो, मोजो, ग्रो, नाम तो बड़े कैची हैं, है ना? और ये बंटवारा शायद पैसे के फ्लो को समझने में मदद करता होगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, क्यों जा रहा है। बिल्कुल, क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, बकेट समझ आ गए। अब ये बेयरफुट डेट्स, ये थोड़ा अजीब है फाइनेंस के लिए। डेट्स मतलब डेट पर जाना है पैसा मैनेज करने के लिए? नहीं नहीं, रोमांटिक डेट बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये फाइनेंशियल डेट्स हैं, मतलब कैलेंडर में फिक्स की हुई तारीखें जब आप अपने पैसों से जुड़े खास काम निपटाते हैं। ओहो, मतलब अपॉइंटमेंट की तरह। हाँ बिल्कुल। किताब का सार यही है कि फाइनेंस को रोज की सिरदर्दी मत बनाओ, इसे कुछ खास दिनों में फोकस के साथ करो। अच्छा, ये बढ़िया है। कितनी डेट्स हैं? कुल 3 डेट्स बताई गई हैं। पहली है प्लांट डेट। प्लांट मतलब पौधा लगाना? हाँ, एक तरह से। इस दिन आप पूरा सिस्टम सेट करते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को बकेट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर लगाते हैं ताकि पैसा सही बकेट में जाए। ये नींव रखने जैसा है। अच्छा, यानी एक बार की मेहनत, सेटअप कर दिया, फिर? दूसरी डेट है कल्टिवेट। कल्टिवेट मतलब सींचना या देखभाल करना। इस डेट पर आप अपने निवेश और सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, जैसे अपना रिटायरमेंट फंड देखना, ऑस्ट्रेलिया में सुपर एनुएशन कहते हैं, यहाँ हम पीपीएफ एनपीएस समझ सकते हैं। हाँ। उसे ठीक करना, और जो जरूरी बीमा पॉलिसी है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उनको चेक करना, सेट करना, ये अपनी फाइनेंशियल फसल को सींचने जैसा है। प्लांट हो गया, कल्टिवेट हो गया। अब तीसरी डेट, वो कब और उसमें क्या? तीसरी और आखिरी डेट है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब फसल काटना। अच्छा। इस दिन का फोकस होता है कर्ज कम करने पर और संपत्ति बढ़ाने पर। जैसे होम लोन है तो उसे तेजी से कैसे चुकाएं, उसकी रणनीति बनाना, और अपनी संपत्ति को और कैसे बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान देना। ये वो स्टेज है जहां आप अपनी मेहनत का फल देखने लगते हैं। प्लांट, कल्टिवेट, हार्वेस्ट, वाह, मतलब 3 डेट्स में पूरे साल का फाइनेंस मैनेज। ये तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है ना? मतलब रोज रोज बजट नहीं बनाना, हर खर्चे पे नजर नहीं रखनी। क्या ये वाकई साल में बस कुछ घंटों का काम है? हाँ, आइडिया यही है, यही इसकी खूबसूरती है। ये फाइनेंस को एक पहाड़ जैसा काम नहीं दिखाता जो कभी खत्म ही नहीं होगा। सही बात है। ये उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देता है। और क्योंकि ये डेट्स कैलेंडर में है, तो वो टालने वाली आदत, कल कर लूंगा, हाँ, वो कम हो जाती है। बिल्कुल, ये आपको ओवरवेल्म होने से बचाता है और एक्शन लेने पर फोकस कराता है।
इसीलिए ये सिस्टम बहुत लोगों के लिए काम करता है। सही है। बकेट्स और डेट्स का फंडा तो क्लियर हुआ। अब कुछ और स्पेसिफिक रणनीतियों पर आते हैं जिनका जिक्र सारांश में है। एक चीज है $2000 मोजो बनाने की सलाह। हाँ, मोजो बकेट का पहला स्टेप। ये क्या है? सिर्फ $2000 मतलब करीब 1.5 लाख रुपए। इतना छोटा इमरजेंसी फंड इतना जरूरी क्यों है? किताब तो कहती है ये सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये $2000 मोजो जो है, ये मोजो बकेट का शुरुआती टारगेट है। अब सुनने में शायद $2000 बहुत बड़ी रकम ना लगे, सही कहा आपने, खासकर किसी बड़ी इमरजेंसी के लिए, लेकिन साइकोलॉजिकली ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, कैसे? ये पहला कदम है, एक छोटा सा सेफ्टी नेट। अब सोचिए, अगर अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया या कोई छोटा मोटा डॉक्टर का बिल आ गया, हाँ, तो इस फंड का मतलब है कि आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने या किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाँ, ये छोटी सी रकम भी आपको एक कंट्रोल का एहसास देती है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की शुरुआत यहीं से होती है। ये उस चक्कर को तोड़ता है जहां हर छोटा मोटा खर्चा आपको कर्ज में डाल देता है। इसीलिए इसे इतना जरूरी माना गया है। ये एक मोमेंटम बनाता है। समझ गए, कॉन्फिडेंस बूस्टर जैसा है। पहला कदम। अच्छा, कर्ज से निपटने के लिए भी एक बड़ा जोरदार नाम है फायर एक्सटिंग्विशर रणनीति। हाँ, आग बुझाने वाला यंत्र। किताब कहती है इसे कर्ज को भस्म करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये क्या चीज है? कैसे काम करती है? देखिए, नाम से ही काफी कुछ पता चल रहा है ना। हाँ। फायर एक्सटिंग्विशर ये कर्ज से निपटने के लिए एक बहुत ही फोकस्ड और अग्रेसिव अप्रोच की तरफ इशारा करता है। अब ऑडियो बुक सारांश में इसकी पूरी डिटेल तो नहीं है, पर इशारा साफ है, कर्ज की आग को पूरी ताकत से बुझाओ। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि आप अपना सबसे महंगा कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, जिस पर ब्याज बहुत ज्यादा होता है, हाँ, वो तो बहुत होता है, उसे आप अपनी पहली प्रायोरिटी बनाते हैं और हर एक्स्ट्रा पैसा उसी को चुकाने में लगाते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए। इसे डेट एवलांच मेथड भी कहते हैं। अच्छा, डेट एवलांच। हाँ, कुछ लोग सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करते हैं, उसे डेट स्नोबॉल कहते हैं, ताकि जल्दी जल्दी जीत का एहसास हो। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर नाम से लगता है कि पैप शायद सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर पहले फोकस करने को कह रहे हैं। मतलब फुल एक्शन मोड, कर्ज खत्म करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट फंड्स यानी सुपर एन्युएशन, उस पर भी कुछ खास सलाह है। कम फीस वाले फंड खोजने पर बहुत जोर है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कहा गया है कि इससे हजारों डॉलर बच सकते हैं। क्या वाकई इतना बड़ा फर्क पड़ता है फीस से? अरे बहुत ज्यादा। ये सलाह भारत के लिए भी उतनी ही जरूरी है, जहां हमारे पास ईपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जैसे रिटायरमेंट के लिए आप 30-40 साल पैसा लगाते हैं, हाँ, उसमें फीस का असर बहुत बड़ा हो जाता है। सोचिए, 2 फंड हैं, रिटर्न मान लीजिए एक जैसा दे रहे हैं, पर एक की सालाना फीस 1% है, दूसरे की 2%। सिर्फ 1% का फर्क? सुनने में लगता है सिर्फ 1%, लेकिन 30-40 साल में ये 1% का अंतर आपकी टोटल जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 20%, 25% या उससे भी ज्यादा खा सकता है। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, इसलिए कम कॉस्ट वाले इंडेक्स फंड या ईटीएफ चुनना आपकी रिटायरमेंट वेल्थ पर हजारों नहीं लाखों का फर्क डाल सकता है। तो पेप का ये कहना कि कम फीस वाले फंड चुनो, ये बिल्कुल सोने जैसा खरा है। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वाकई, ये 1% वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, निवेश की बात चली रही है तो एक और बड़ा मजेदार नियम बताया है पेप का, मशहूर डिनर पार्टी टेस्ट। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। ये क्या है डिनर पार्टी टेस्ट? ये निवेश को सिंपल रखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। नियम बहुत सीधा है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को इतने आसान शब्दों में नहीं समझा सकते कि डिनर पार्टी में आपके बगल में बैठे दोस्त को समझ में आ जाए, तो आपको उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, क्या बढ़िया फिल्टर है। मतलब अगर मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि पैसा जा कहाँ रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो दूसरे को क्या खाक समझाऊंगा? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये आपको बचाता है उन जटिल, महंगे और अक्सर गैर जरूरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से। हाँ, जो एजेंट बेचने आ जाते हैं। हाँ, जिन्हें बेचने वाले तो बड़े अच्छे से पेश करते हैं, पर निवेशक को असलियत समझ नहीं आती। ये ट्रांसपेरेंसी और अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है। अगर आप किसी चीज को आसानी से समझा नहीं सकते, तो शायद आप उसे खुद भी पूरी तरह नहीं समझते, और ऐसे निवेश में रिस्क ज्यादा हो सकता है। सही बात है, सिंपल रखो। हाँ, सिंपल निवेश, साफ समझ। ठीक है, ये भी नोट कर लिया। अच्छा, सारांश में आय को मैनेज करने के लिए एक 60-20-20 नियम का भी जिक्र है। कहा गया है, काफी फेमस है ये,
पर यह भी बताया कि स्रोत में इसकी डिटेल नहीं है, बस नाम लिया है। हाँ, सिर्फ मेंशन है। तो इसके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, ये 60-20-20 क्या हो सकता है? हाँ, सिर्फ नाम है तो पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है कि पेप का एग्जैक्ट बंटवारा क्या है, लेकिन 60-20-20 जैसे नियम पर्सनल फाइनेंस में काफी कॉमन है। अच्छा। हाँ, ये इनकम को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए एक आसान गाइडलाइन देते हैं। एक पॉसिबल तरीका ये हो सकता है, आपकी इनकम का 60% हिस्सा जाए ब्लो बकेट में, मतलब रोज के खर्चे, किराया या ईएमआई, बिल्स वगैरह। ठीक है, 60% रोजमर्रा के लिए। बाकी बचे 40% में से 20% जाए ग्रो बकेट में, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 20% निवेश। और बचा हुआ 20% वो शायद मोजो बकेट भरने के लिए इस्तेमाल हो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर मोड में कर्ज चुकाने के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है बस, ताकि पता रहे कि पैसा कहाँ जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम बनाने में मदद करता है। देखिए, इस तरह के नियम ना फिनेंशियल डिसिप्लिन लाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ये समझने में दिक्कत होती है कि कमाया तो है, पर बचाएं कितना, खर्च कितना करें। हाँ, ये बात तो है। तो ये सारे एलिमेंट, बकेट्स, डेट्स, $2000 मोजो, फायर एक्सटिंग्विशर, कम फीस वाले फंड, डिनर पार्टी टेस्ट और ये इनकम रूल, ये सब मिलकर एक पूरी एक्शन लेने लायक योजना बनाते हैं। ये टुकड़ों में सलाह नहीं, बल्कि एक जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, ये किताब आखिर है किसके लिए? क्या ये सिर्फ उन यंग लोगों के लिए है जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं? नहीं नहीं, सारांश ये साफ करता है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये उस 20 साल के लड़के या लड़की के लिए भी है जो पहली बार पैसा कमा रहा है और मैनेज करना सीख रहा है। अच्छा। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने शायद कभी स्कूल में या घर पर पैसे मैनेज करने के नियम सीखे ही नहीं। किताब के शब्दों में कहें तो ये हर उस इंसान के लिए है जो रात को बिल, कर्ज या भविष्य की चिंता में सो नहीं पाता। मतलब इसका टारगेट ऑडियंस काफी बड़ा है। बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक बदलाव लाने का वादा करती है, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना। सारांश में ये भी कहा गया है कि ये सिस्टम आपको अपराध बोध के बिना खर्च करने की इजाजत देता है। हाँ, वो ब्लो बकेट। हाँ, इफेक्टिव तरीके से बचत करने की योजना देता है, मोजो और ग्रो बकेट, और एक सुरक्षित भविष्य का रोड मैप तैयार करता है डेट्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज से। बेसिकली ये चिंता को कॉन्फिडेंस और कंट्रोल में बदलने का एक गाइड है। ठीक है, तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हमने द बेयरफुट इन्वेस्टर के ऑडियो बुक सारांश से कई जरूरी बातें निकाली। हाँ, काफी कुछ कवर किया। जैसे पैसे को 3 बकेट्स में बांटना, ब्लो, मोजो, ग्रो। फाइनेंशियल कामों के लिए 3 खास डेट्स तय करना, प्लांट, कल्टीवेट, हार्वेस्ट। शुरुआत के लिए एक छोटा पर पावरफुल $2000 मोजो इमरजेंसी फंड बनाना, कर्ज खत्म करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जैसी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाना। बिल्कुल। रिटायरमेंट के लिए कम लागत वाले फंड चुनना, ये बहुत जरूरी है। निवेश को डिनर पार्टी टेस्ट से परखकर सिंपल रखना। हाँ। और इनकम मैनेजमेंट के लिए 60-20-20 जैसा कोई नियम फॉलो करना। ये सब मिलकर एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसका लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम और मन की शांति। एकदम सही कहा आपने। इसका निचोड़ असल में यही है कि फाइनेंस की दुनिया जो इतनी जटिल लगती है, हाँ, लगती तो है, उसको सरल बनाना और लोगों को ऐसे कदम देना जिन पर वो एक्शन ले सकें। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसे आप लागू कर सकते हैं। बात है अपने पैसों का कंट्रोल वापस लेने की और डर के बजाय कॉन्फिडेंस के साथ अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की। ये जटिलता को सरलता से जीतने का एक तरीका है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। हमने बात की अपराध मुक्त खर्च की, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जो ब्लो बकेट से जुड़ा है। ये जो पारंपरिक बजटिंग सलाह होती है, जहां अक्सर हर रुपए का हिसाब रखने और कटौती करने पर जोर होता है। हाँ, जिससे कई बार गिल्ट महसूस होता है खर्च करते हुए। बिल्कुल। तो ये उससे कितना अलग है? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ भविष्य के लिए पैसा बचाना और त्याग करना ही है, या इसमें यह भी शामिल है कि हम आज अपनी मेहनत की कमाई का आनंद सोच समझकर और बिना किसी गिल्ट के ले सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है, और बचत बनाम आज के आनंद के बीच वो सही संतुलन क्या है, इस पर भी। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।